और बस सब कुछ बोर्ड एग्जाम के दिन जाएंगे और सब बढ़िया हो जाएगा तो नहीं काम चलेगा। यू हैव टू वर्क इन टाइम, समय से आपको वर्क करना पड़ेगा। अर्णव साहब आप आ गए? अर्णव साहब है तब देख लेते हैं अर्णव साहब हैं कि नहीं है। मेहर, पावनी, प्रज्ञा, दिशा, आशुतोष, अर्णव साहब नहीं यहाँ भी है। चलिए आज हम साइक्लोट्रॉन बता रहे थे, उसी को थोड़ा सा बता करके न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। हमने कहा था कि जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो जाएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल होंगे। मैं राइट कहा था ना? ऐसा वही होने जा रहा है। देखिए हमने साइक्लोट्रॉन क्या कहा था कि साइक्लोट्रॉन ऐसी डिवाइस होती है विच कैन एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, हैवी चार्ज पार्टिकल। क्यों? हमने कहा था कभी कभी क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में हमको न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ता है। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको चार्ज, हैवी चार्ज पार्टिकल को जाके न्यूक्लियस से स्ट्राइक कराना पड़ता है। तो स्ट्राइक कराने के लिए उस चार्ज पार्टिकल के पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए और उसके पास एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हम ये जानते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज क्यू। एम आई राइट? Yes, sir. और व्हेन गुड गुड इवनिंग। Evening, sir. हमारी आवाज को सुनने के लिए तो कान तरसा करते हैं। क्या अर्णव साहब है कि नहीं Sorry, sir. स्कूल की एक मीटिंग थी तो इसलिए लेट हो गया। है? किसकी मीटिंग थी? स्कूल की स्कूल मीटिंग? स्कूल की एक। मीटिंग तो ऐसा बता रहे हो जैसे मैनेजमेंट कमेटी में तुम हो। यस सर, वही था। है मैनेजमेंट कमेटी में हो? यस म्यूजिक क्लब के बोर्ड की मीटिंग थी तो। अरे वाह, हमको भी कभी म्यूजिक क्लब में एक गाना गवा दो। यस सर, प्लीज आ जाइए। अरे वहां थोड़ी आएंगे, यहीं से गवाओ। यहीं से गा लो सर, हैं? वहीं से गा लो सर। चलिए किसी दिन गा देंगे। यस सर। वो वाले चलेंगे, ढोलक वाले, औरतों वाले गाने? यस सर, क्लासिकल सब अच्छा लगता है हमको। क्लासिकल ढोलक मजीरा वाले जो होते यस सर। हैं, हाँ, सोहर बनरा जो होते हैं। चलिए आते हैं। तो हमने कहा था चार्ज पार्टिकल की फोर्स लगता है क्यूटी। आज सेटअप ठीक लग रहा है? यस सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, अरे वाह। तो इसमें फोर्स लगता है तो फोर्स होने की वजह से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, और जो एक्सेलरेट करेगा तो सिंपली उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किसी चार्ज पार्टिकल का वो एक्सेलरेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है? नहीं, वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। वो क्या करता है? वो उसके डायरेक्शन को बदल देता है। यानी कि अगर परपेंडिकुलरली कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है तो वो उसको सर्कुलर पाथ दे देता है। सही कह रहा हूं मैं? अब समझो, साइक्लोट्रॉन हमने एक दिन पहले बताया भी था। हमने कहा हम क्या करेंगे, दो डी शेप के हालो कंडक्टर लेते हैं। हमने कहा था ना कि गोल गोल जो रोटी वाला डब्बा होता है उसको बीच से काट दो, और काट के ऐसे डी शेप के आपको हालो कंडक्टर दिखाई पड़ेगी। जैसे डीज होता है आपका, डीज से आप एंगल नापते हैं, कंपास कहते हैं ना उसको, कि प्रोटेक्टर कहते हैं? सर प्रोट्रैक्टर। प्रोटेक्टर होता है ना, वैसे समझिए। प्रोटेक्टर शेप में आप एक कोई डब्बा ले लीजिएगा, डी शेप। ये डी शेप में हमने इस प्रकार से एक, इस प्रकार से डब्बा लिया है, वही रोटी वाला डब्बा है, और एक इस प्रकार से लिया है। ठीक है, ये हालो है। हालो है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। अच्छा, इसके बाद हमने बताया था कि इसको आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ देते हैं। क्या करता है ये? इसका एक टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं कि भैया एक इतने सेकंड बाद आप इसकी पोलरिटी को चेंज कर देना, इसको पॉजिटिव कर देना, इसको निगेटिव कर देना, इसको निगेटिव कर देना, इसको पॉजिटिव कर देना। समझा रही बात? और इसमें हम करते क्या है, जरा देखिए, ये जो डी वाले शेप है वो ऐसे रखे हुए हैं, ये ऐसे रखे हुए हैं, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे कर देते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है इसके, ऐसे, मतलब अब कैसे दिखाएंगे, ये अगर 3D डायग्राम हम बनाते हैं ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अब देखो जरा ध्यान से, हमने मान लिया कि जो ऑसिलेटर है उसने इसको पॉजिटिव किया और इसको निगेटिव किया। हमने क्या किया, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल से छोड़ दिया। कैसा चार्ज पार्टिकल छोड़ा? हैवी चार्ज पार्टिकल, प्लस क्यू ले छोड़ दिया। अब देखो हैवी चार्ज पार्टिकल होगा, प्रोटॉन मान लीजिए, न्यूट्रॉन छोड़ सकते हैं यहाँ पर क्या?
यहाँ न्यूट्रॉन छोड़ सकते हैं? No, sir. क्योंकि न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स लगाएगा, वैसे बैठा रहेगा। हैव यू गॉट इट? समझ में आया? तो का मतलब हुआ, देखो हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की ओर, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इधर की ओर एक्सलेट होगा, और जैसे इसके अंदर आएगा वैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, लेकिन ड्यू टू द इनर्शिया थोड़ी देर तक उसका मोशन बना रहेगा, और चूंकि ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट कर जाएगा। अब बताओ ये क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें? ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम दिखा रहे हैं, नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें? यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, चलो ठीक है, 2D डायग्राम में ऐसे बना सकती हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताओ इसको क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए? पावनी बताएं कैसे घुमाए? एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे मतलब मालूम है, कैसे बोल दिया, बताए अर्णव साहब, इसको क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए? So, सोच रहा हूँ. सोचो, तब तक हम बैठ गए। देखो ध्यान से, अपना राइट हैंड निकालो जिससे खाना खाते हो, इसमें Yes, क्या sir. करेंगे, अंगूठा किधर करोगे, करंट की डायरेक्शन में। हमने यहाँ पर प्रोटॉन छोड़ा है, पॉजिटिव चार्ज, तो करंट किधर फ्लो होगी, इधर पॉजिटिव जाएगा, Yes, इधर sir. करंट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स इधर लग रहा है नीचे की तरफ, Yes, sir. तो इसको हम किधर घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा सर्कुलर पाथ में, हाफ सर्किल कंप्लीट करेगा, इट विल टेक सम टाइम, दैट इज द टाइम पीरियड फॉर हाफ साइकिल। उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, और जिस रेडियस में घूमेगा R इज इक्वल टू mv अपॉन qb। अब ये हाफ साइकिल घुमा, हाफ साइकिल का टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट विल बी टाइम पीरियड फॉर दिस हाफ साइकिल? So 2 pi m upon qb. अरे दैट इज फॉर फुल साइकिल। अच्छा, तो उसका हाफ pi m upon qb. टाइम पीरियड हो गया t डैश, वो पाई m अपॉन qb। क्या ये टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब देखो यहां से यहां तक इसमें कोई चीज ऐसी है जो वेरिएबल है? Magnetic field. नहीं नहीं नहीं, वो तो हमने लगा रखा है ना, वो तो वेरिएबल तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा, ठीक है, वो हमने पहले से लगा रखा है। फील्ड की वजह से जो चीज चेंज हो रही है वो वेरिएबल यहाँ मानी जाएगी। बात समझ नहीं आई? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा रखा है, दैट इज फिक्स। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा, दैट इज फिक्स। उसकी वजह से जो चेंज हो रहा है, क्या कुछ चेंज करने वाला है यहाँ पर? कुछ No, sir. नहीं है, तो इसका कुछ टाइम होगा, मान लेते हैं 2 सेकंड है, तो हम यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो होता है उसको हम पहले से एक टाइम पीरियड फिक्स कर देंगे कि भैया 2 सेकंड में आप अपनी पोलरिटी चेंज कर देना, ये हम चेंज कर देंगे। तो जैसे ये भाई साहब यहाँ पर आएंगे, आकर के चूंकि यहाँ पर आकर के रुकेंगे तो थोड़ी देर यहाँ पर बीच में आएंगे, तब तक क्या होगा, तब तक इसकी पोलरिटी चेंज हो चुकी होगी, ये निगेटिव हो चुका होगा, ये पॉजिटिव हो चुका होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल चुकी होगी। ये विजिबिलिटी है कि थोड़ा और बड़ा डायग्राम बने, समझ आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये क्या करेगा, ये फट से इसके अंदर घुस जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी वही रहेगी, बढ़ेगी, क्योंकि एक्सीलरेट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है। तो जब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन होता है तो वो रिटार्डेशन तो होता नहीं, वो तो एक्सीलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी। Yes, sir. अब इसके अंदर जैसे एंट्री मारा, इसके अंदर गया, वैसे ही फील्ड खत्म, मैग्नेटिक फील्ड का काम शुरू, मैग्नेटिक फील्ड फट से इसको घुमा देगा। अब चूंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी रेडियस को बढ़ा देगा ऐसे। अब बताओ पावनी, जब रेडियस को बढ़ा देगा तो टाइम ज्यादा लगेगा या उतना ही लगेगा? सर सेम रहेगा। पक्का? अरे वाह। तो यानी कि ये यहां से यहां तक 2 सेकंड में आ गया, तब तक इसने फिर पोलरिटी चेंज कर दी, फिर ये इधर आया, इस प्रकार से लगातार रोटेट हो रहा है। लगातार रोटेट होते वक्त वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है? लगातार रोटेट वक्त वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है? अरे भाई वेलोसिटी तो बढ़ So रही बढ़ रही है, है, बढ़ रही है. और लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। और हमको जब सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो यहाँ पर कहीं पर हम एक विंडो बना देते हैं और यहीं से इसको टारगेट पे जाके हीट करा देते हैं। जो मेरा पर्पस होता है
न्यूक्लियस को तोड़ना मेरा पर्पज होता है, किसी पार्टिकल को तोड़ना मेरा पर्पज होता है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी एटम के अंदर कुछ आयंस को पेनिट्रेट करना मेरा मकसद होता है, वो मेरा काम पूरा हो जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में गई? Yes, sir. अब Yes, sir. आप कहेंगे भाई वो कौन सी मैक्सिमम एनर्जी है जो हमने यहाँ दी? हमने मान लिया कि वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो v0 है, जो मैक्सिमम रेडियस है वो r0 है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इस सर्कुलर पाथ के लिए q v0 b इज इक्वल टू m v0 स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से हम v0 की वैल्यू निकाल लेंगे। v0 की वैल्यू क्या निकलेगी? q br अपॉन m। तो अब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m v0 स्क्वायर, यू पुट द वैल्यू, यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी जो मेरी रिक्वायर्ड एनर्जी है। अब रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं होगी तो और तेज कर देंगे इसको। ठीक है, समझ में आया साइक्लोट्रॉन क्या होता है? इसको नोट करें, पहले हल्का सा भी रफली नोट कर लीजिए, रेस्ट तो आपको लिखना होगा। तो ये ध्यान रखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करिए इसको। सर इससे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? बट व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन, इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और इसकी लिमिटेशंस क्या है, जो अभी हम बताने जा रहे हैं। अच्छा देखो जरा, पहले नोट कर लें फिर बात आए। ज्यादा हमने लिखवाया नहीं थ्योरी, कुछ हमने लास्ट क्लास में दिया था। लास्ट क्लास में थोड़ी चली थी, उसमें नया नया सेटअप कर रहे थे। आज हमने सेटअप चेंज किया है थोड़ा सा। ओके, अब जरा देखिएगा, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। क्या इस मास पार्टिकल को कितना भी वेलोसिटी चाहे दे सकते हैं आप? कितनी भी वेलोसिटी हम चाहे दे सकते हैं? बताएं। No, sir. नहीं, ऐसे ही बोला कि कुछ मन में लगा आपको? तो लाइट से फास्ट तो नहीं दे पाएंगे। नहीं वो ठीक है, चलिए लाइट के बराबर दे सकते हैं। सुनिए ध्यान से, इसका जो हाफ टाइम पीरियड है वो क्या है? पाई एम अपॉन क्यूबी। यानी कि जब तक इसमें कोई चीज चेंज नहीं होगी तब तक इसका हाफ पाथ का टाइम पीरियड सेम रहेगा, और वही टाइम पीरियड हमारे ऑसिलेटर का फिक्स है। ठीक है, तो जब जितने सेकंड में लौट के आए उतने सेकंड में ये टाइम को चेंज कर दे, तो हम कहेंगे ये जो साइक्लोट्रॉन है वो इन स्टेप है। क्या है? इन स्टेप। वर्ड्स पकड़ में आया? इन स्टेप का मतलब होता है कि हम जितने सेकंड में लौट के आए वैसे ही आप पोलैरिटी को चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। सिंक्रोनस सैटेलाइट आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, हरडो मना नहीं कर सकते। सिंक्रोनस सैटेलाइट आपने पढ़े होंगे। Yes, sir. क्या होते हैं? So geostationary satellites. जियोस्टेसिस सैटेलाइट, जिनका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर है। हम उनका टाइम पीरियड अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं। सिंक्रोनाइज समझ में आया क्या होता है? जैसे एक वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है और दूसरा वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है, तो जब हम इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं तो हमको कहते हैं सिंक्रोनाइज कर देते हैं। आपने कुछ ऐप देखे होंगे, गूगल के ऐप होते हैं कि जैसे आप चलते हैं पैदल, वो फुट स्टेप बताते हैं कितने फुट स्टेप आप चले। दूसरा ऐप गूगल से सिंक्रोनस होता है, वो भी वही स्टेप काउंट करता है, तो उसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज करना। ठीक है, तो अगर इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाए, मतलब ये भाई साहब आ गए यहाँ 1.5 सेकंड में और इनको 2 सेकंड बाद पोलैरिटी चेंज करना है, जैसे ये यहाँ पर आएगा चार्ज पार्टिकल, क्या इसको सामने नेगेटिव प्लेट मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी इसका टाइम पीरियड, भाई इसका टाइम पीरियड आपने क्या सेट किया है? 2 सेकंड। तो नियमतः इस चार्ज पार्टिकल को 2 सेकंड में रोटेट होकर यहाँ आना चाहिए, और जैसे यहाँ आएगा वैसे ही पोलैरिटी चेंज इसको मिल जाएगी सामने। लेकिन ये 1.5 सेकंड में आ गया, इसने पोलैरिटी अभी तक चेंज नहीं की है, तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सामने पहले से पॉजिटिव बना है, अभी चेंज नहीं हुआ है, तो ये रुक जाएगा, ये चलने लगेगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, तो यानी कि ये आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा। क्या वर्ड यूज किया गया है? आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा। तो यानी कि अगर टाइम पीरियड चेंज हो गया तो हमारे चार्ज पार्टिकल को घूम करके यहाँ आने में लगा टाइम, और ये ऑसिलेटर को
इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने में लगे टाइम में अंतर हो जाएगा, तो द साइक्लोट्रॉन विल बी आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा। अब जरा समझिए, तो लिमिटेशंस ये है कि भाई टाइम पीरियड चेंज नहीं होना चाहिए। अब जरा चलते हैं आइंस्टीन साहब के पास, सुना होगा आइंस्टीन साहब एक थे, यस सर। उन्होंने कहा था अगर कोई बॉडी, देखिए जैसे आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े, न्यूटन की फिजिक्स को कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और आइंस्टीन की फिजिक्स को कहते हैं रिलेटिव फिजिक्स, जिसकी आप मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, ठीक है, उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी। आइंस्टीन साहब कहते हैं अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी v है, v बोले तो दैट इज वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो इट्स मास विल चेंज। उसका मास अगर रेस्ट मास m0 है, अगर v वेलोसिटी चल रही है तो उसका मास ये हो जाएगा, ये डायनेमिक मास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर आप चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे और उसकी वेलोसिटी इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी। जैसे लाइट की स्पीड 10⁸ होती है, आपने उसकी स्पीड 10⁷ कर दी, तो उसका मास चेंज हो जाएगा। मास चेंज हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? हमने कहा मास चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ये रेस्ट मास है, ये चेंज मास है, तो मास बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? इसको बढ़ जाएगा। पक्का? यस सर, अगर v टेंडिंग टू c हो जाएगा तो फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो टर्म अनडिफाइंड नहीं हो जाएगी। इन्होंने कहा बढ़ जाएगा, कोई इनकी बात को मना करेगा? हमने ये नहीं कहा सही कह रहे हैं, अक्सर सही कहते हैं ये, लेकिन ये अभी ये सही कह रहे हैं हमको नहीं मालूम। बताएं, कोई बताएगा ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सर बढ़ जाएगा। पक्का? यस सर। देखो ध्यान, रिलेशन के अकॉर्डिंग में पढ़ा था प्रदीप में, बढ़ जाएगा। पढ़ाता बढ़ जाएगा कि यहाँ से आपको दिख रहा है बढ़ जाएगा? सर मैंने पढ़ा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जरा समझिए, अगर ऊपर का मास 5 है, जरा समझिएगा, और 5 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू वही रहेगी। सही कह रहा हूं मैं? ऊपर का मास 5 है, अगर नीचे नंबर 1 से बड़ा कर दो तो वैल्यू 5 से छोटी हो जाएगी। ऊपर का मास 5 है, अगर इसको 1 से छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो तो वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी। 3 बातें समझाई? अगर किसी नंबर को, मैं नंबर ऊपर वाले मास को 5 मान लेता हूं, अगर नंबर को 1 से डिवाइड कर दोगे तो आपको वही मास मिल जाएगा। यस सर। अगर उस नंबर को 1 से बड़ी नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी 5 से। अगर 1 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी आएगी। 3 बातें तो मैथमेटिकली समझ में आई होंगी। यस सर। अब देखो जरा ध्यान से, 1 में आप कुछ माइनस कर रहे हो ना, कुछ भी माइनस कर रहे हो, हम कहते हैं कुछ भी होगा भाई, v कैन नॉट बी इक्वल टू c, v c के इक्वल नहीं। अगर v c को इक्वल हो जाए तो क्या होगा? सर टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी, मास। नहीं, मास इनफाइनाइट हो जाएगा। वो बॉडी पूरे यूनिवर्स में एनर्जी से भर देगी, इतना ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। नहीं समझे? अच्छा आइंस्टीन को देखो, आइंस्टीन ने कहा बड़ी स्पीड से बॉडी गई, उसका मास बढ़ गया। हमने कहा कैसे बढ़ गया? बोले लौटा लाओ, बॉडी लौटा के लाए, तौला तो वही निकला। हम कहा तो झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं, जो बड़ी थी ना एनर्जी के फार्म में रिलीज हो गया। लो ढूंढो जाकर के एनर्जी जिसको ढूंढना हो। तो बड़ा अच्छा उनका कॉन्सेप्ट था। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? उन्होंने कहा बॉडी बड़ी तेज जा रही है, इसका मास बढ़ गया है। उनको मालूम है यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति उसको तौलने तो जाएगा नहीं। हमने कहा ठीक है, अच्छा इसको बुलाओ, बुला करके मैं दोबारा तौलूंगा। बुलाया, चक्की पे ले गए, तौला, वही निकला सेम। हमने कहा क्यों भाई झूठ बोल रहे थे? बोले नहीं, जो बढ़ा था वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो 1 में से आप माइनस कर रहे हो तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी छोटी होगी? सर छोटी और होगी। 1 से छोटी वैल्यू होगी तो मास बढ़ जाएगा, तो इसका मास बढ़ जाएगा। देखो जब मास बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। यस सर। और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो यहां से यहां तक आने का टाइम पता चला, पहले हमने सेट किया था 2 सेकंड और इसका टाइम हो गया 2.5 सेकंड। और जो ऑसिलेटर है वो क्या कर रहा है? तो इसका वो तो टाइम 2 सेकंड में फिक्स है, वो तो 2 सेकंड में फिक्स है। तो पता चला इसने तो पोलरिटी चेंज कर दी और वेट कर रहे हैं, आ जाओ भाई आ जाओ प्रोटॉन आ जाओ, प्रोटॉन आ ही नहीं रहा, प्रोटॉन थोड़ी देर बाद आ रहा है, तो ये आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि भैया जब आप जानते हो कि अब 2.5 होने वाला है तो इसको 2.5 कर दो, नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगले चक्कर में तो और बढ़ जाएगा ना, फिर उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है।
तो इतनी जल्दी वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम कैसे इसकी टाइम पीरियड फिक्स करेंगे, नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक, हाँ हम ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते जिसका टाइम पीरियड ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहे। लेकिन कितना, अब वो फिलहाल नहीं बनाया गया। इसके बाद बता रहा हूँ, इसके बाद यानी साइक्लोट्रॉन की एक लिमिटेशन है कि एक वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी नहीं दे सकते। इसीलिए कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट क्यों नहीं किया जाता है? हम देखो हैवी पार्टिकल रखते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं रखते, क्यों? इलेक्ट्रॉन एक बहुत लाइट पार्टिकल होता है। लाइट पार्टिकल जो होता है वो बहुत जल्दी, भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू f1m। अब m बहुत छोटी वैल्यू है तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी बहुत जल्दी इतनी तेज हो जाती है कि उसका मास चेंज होने लगता है और हमारा साइक्लोट्रॉन आउट ऑफ स्टेप हो जाता है। तो इसके लिए अब हम इसको एक डेफिनेट स्पीड से ज्यादा स्पीड नहीं दे सकते। साइक्लोट्रॉन की यही लिमिटेशन है। समझ में आई बात, नहीं आई? और किसी न्यूट्रल पार्टिकल को हम यहाँ पर एक्सेलरेट नहीं कर सकते। देखिए इसके लिए अब एक और डिवाइस बनाई गई, वान डी ग्राफ जनरेटर, सुना होगा नाम आपने, यस सर। जो कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उस जनरेटर के बारे में अगर बहुत ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो वैभव सर से आप पूछ सकते हैं, पूछे बताएं क्यों। किस आईआईटी में थे, वहाँ पे था। आईआईटी कानपुर में वांडी ग्राफ जनरेटर है और वो आईआईटी कानपुर में थे, तो उन्होंने देखा, हम लोग तो पढ़ाए हैं केवल, बट ही हैज ऑपरेटर, ही हैज सीन दैट डिवाइस, ठीक है। भाई ये लोग तो इलेक्ट्रॉन को देखे हैं, वो देखो जा रहा है, वो देखो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ के उसका जो है डिजाइन बना करके देखे। हम लोग तो पढ़ाते हैं, हम लोग तो पिक्चर में देखे हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हीरो लगा ऐसे हीरो, ऐसे ऐसे हीरो करने लगा, हम सोच गए इलेक्ट्रिक फील्ड हो। देखा ना फिल्म एंटरटेनमेंट, देखा नहीं देखा किसी ने? वो कुत्ते को जब मारते हैं ना फ्रिज में बंद करंट पास करके, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। तो साइक्लोट्रॉन समझ में आ गया? कैसा लगा चैप्टर? बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने खत्म करा दिया, ठीक। अब जरा, जैसा कि हमारा आपका तय था, तय समझ गए ना, डिसाइडेड कि न्यूमेरिकल होंगे, सब लोग पढ़ के बैठे हो न्यूमेरिकल। देखो झूठ झूठ मूठ अगर आप यस करोगे तो आप जानते हैं वो झूठ बोले एपी काटे, कौआ कहाँ से आएगा। चला न्यूमेरिकल खोल लीजिए सब लोग, एनसीईआरटी, सभी लोग एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने आपसे बताया, कहा था एनसीईआरटी लेके बैठना। सभी लोग लेके बैठे हैं? सब लोग बेईमानी कर जाते, झूठ बोलिए, हाँ लेके बैठे हैं, बोल दो क्या दिक्कत है, क्या कर लेंगे। चलिए हम भी एनसीईआरटी लेके नहीं बैठे हैं, चलो लेके बैठ जाते। पेज चैप्टर नंबर 3, चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ फार्मूले पहले बता दिए जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी में, देखो ध्यान से कौन कौन से फार्मूले थे वहां पर, क्योंकि भूल गए होंगे ना लोग। पहले एक बार रिपीट कर दिया जाए इसको। आज जो भी हो पाएंगे वो हो पाएंगे, नेक्स्ट टर्म पे हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, पढ़ के बैठिएगा, ठीक है। और हमने कहा था एक दिन हम समय देंगे केवल इसके जो रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गया? इसमें एक तो भाई हवा में बात करता हूँ, एक तो आपका I इज इक्वल टू NeAVT फार्मूला था, याद आया? यस सर। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? सर EEM into tau। क्या होती है फिजिक्स की भाषा में? उसको अगर थ्योरी में पूछें कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या कहेंगे आप? तो जब एक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है इन वन डायरेक्शन उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। मैं जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थोड़ा और सा मॉडिफाई करता हूँ। क्या जिस समय ड्रिफ्ट वेलोसिटी बॉडी को दी जाती है, देखो बॉडी में के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उनके पास एक थर्मल वेलोसिटी होती है, क्योंकि भले ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का अपना टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का अपना टेम्परेचर है, तो सिंपल सी बात है ये एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा होगा, हीट लेने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे, तो ये जो मोशन होता है इसको कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की तकरीबन कितनी होती है? वो होती तकरीबन 10⁴ से लेकर के 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। जरा इसकी वैल्यू देखिए, 100 किलोमीटर पर सेकेंड,
अगर इसकी वैल्यू हम किलोमीटर में चेंज करें तो दिस वैल्यू विल कम नियर अबाउट 100 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी होती है। और जब हम इसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं और बैटरी इसको एनर्जी देती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं with a definite very small velocity in the definite direction that is near about 10 power minus 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताइए क्या इतनी बड़ी वेलोसिटी को इतने में कन्वर्ट किया जा सकता है? जिस समय इलेक्ट्रॉन वन डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं तो क्या उसकी थर्मल वेलोसिटी जीरो हो जाती है? नो सर। तो कैसे हो, ये कैसे होता है? तो मतलब एक डायरेक्शन में भी चल रहे हैं और जुंग 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 So मूव what- कर रही है कैसे? सर वो थर्मल वेलोसिटी रैंडम होती है तो उसका ओवरऑल 0 ले लेते हैं एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक डायरेक्शन में सबकी एवरेज स्पीड होती है। नहीं, प्रैक्टिकली दिमाग में बात फिट हो रही है कि वो बहुत Yes, तेजी sir. चल रहे थे और बग्गा सबकी वेलदान हो रही है। जरा समझिएगा लफड़ा क्या है, अब मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। सर अगर हम ऐसा इलेक्ट्रॉन- assume कर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है यस सर। और ये कैसा मोशन कर रहा है थर्मली, यानी कि जिगजैग मोशन। तो यानी कि ऐसे 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 दन 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 लौट के कहाँ पहुंच गया, यहीं पे आ गया। तो हर चक्कर के बाद नेट वेलोसिटी क्या हो गई? 0। जीरो। जब हम उससे जोड़ देते हैं इसको, किससे, किसी बैटरी से, तो ऐसे करने के बाद जब थोड़ी बार देखा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, थोड़ी दूरी तय की इसने, नहीं जब मतलब लौट के आया, लेकिन आया तो कहाँ आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ आप आया एक डायरेक्शन में। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। अब आप कहेंगे साहब इतनी राउंड लगाने के बाद ये वेलोसिटी को आप कंसीडर कर रहे हैं? अरे भैया ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक मोल में 10⁻23 एटम्स होते हैं, समझ में बात नहीं आई? अवोगाद्रो नंबर पढ़ा होगा आपने। यस और सर। आप समझे कि अगर 1 ग्राम, देखिए एक वायर 2 ग्राम का भी आपने लिया है तो उसमें अरबों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सभी इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा खिसक गए हैं, तो सभी खिसक गए हैं तो हम समझ गए हैं कि एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो मोशन आपको दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये जिगजैग मोशन है और वो वन डायरेक्शनल मोशन आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। इसके बाद हमने बताया था रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसके बाद Yes, sir. ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ क्या था? So if temperature is constant, then V is directly proportional to R. If temperature is constant, if you not change the physical state of conductor, then potential is proportional to the current, और V upon I is constant, that is R, ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमको मिला था वो मिला था ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, यही था ना? Yes, sir. अच्छा कुछ लोग बोल ही देते हैं बोलते हो कहा सुने, न्यूमेरिकल बताएंगे तो हम नोट कर लेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे हम नोट कर लेंगे, हम बोलेंगे नहीं, क्यों पावनी? R इज इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये रेजिस्टेंस का एक्चुअली फार्मूला था, ठीक है। इसमें से हमने बताया था कि R प्रोपोर्शनेट L बाई ए होता है, Yes, और sir. R इज इक्वल टू एक फार्मूला था रो L बाई ए। Rho was the resistivity of the material of the conductor. Rho is does not depend upon the length, area, nothing. वो material पे depend करता है, ठीक है। तो ये concept हो गया था, ये था specific resistivity। specific conductance क्या था? रो का उल्टा, ठीक है। रो एक्चुअली E by J था, रो इज इक्वल टू E by J था। आपको याद होगा हमने ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बताया था, सिग्मा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला प्रूफ होके आया था, J बराबर सिग्मा ई। इसको प्रूफ किया था हमने, डायरेक्ट नहीं लिखा था, हमने ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में प्रूफ करके बताया था, याद Yes, है? sir. अच्छा, ओम्स लॉ के लिए हमने कहा था अगर V और I के बीच में ग्राफ खींचे, इफ यू गेट द स्ट्रेट लाइन मींस दैट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इफ यू आर हैविंग द कर्व टाइप फिगर, यानी कि देयर इज नो स्ट्रेट लाइन, सो इट इज नॉट ओमिंग ओम्स लॉ, उन्हें हम नॉन ओमिक कंडक्टर कहते थे। ओम्स लॉ में जो V और I का रेशियो था उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और नॉन ओमिक में डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते थे, ठीक है। कलर कोड भी हमने करा दिया था। तो ये चैप्टर का कंसेप्ट लगभग है। इसके बाद किरचॉफ्स लॉ भी शायद इसी में था ना, तो किरचॉफ्स लॉ इसमें था। अब कुछ और चीजें थी, वो जब आएंगे तब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। हम आते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, सबने लगाए हैं थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, Yes, sir. सबने मतलब, और सबने में और लोग भी आ रहे हैं कुछ लोग। आवाज मेरी सबके पास नहीं पहुंच रही है क्या? गलियों में खो गई है?
न्यूमेरिकल सबने लगाए हैं? हम नहीं बोलेंगे, कोई पूछेगा ये लगाएंगे, हम नोट कर लेंगे, क्या बोले? पावनी है आप? मीर साहब, मैं नाम देख लेता हूँ। आशुतोष, मेहर, प्रज्ञा, ये कौन है? Yes, sir. रुद्र। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं उस आंसर? तो अब आप एक सिस्टम और हमारे सामने, उसमें नाम हम देख लेंगे, सामने हम सिस्टम लगाए हुए। चलिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक चीज और हमने बताया था कि हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल। तो बताया गया था कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, यही था ना फार्मूला? यस तो सर। इसमें एक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो फार्मूला बताया था कि अगर मैं मान लूं कि T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है और T2 टेम्परेचर में रेजिस्टेंस R2 है, तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1, ये फार्मूला था। यस सर। एल्फा वाज द रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, ये करा था। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल पे आते हैं। कितने लोगों ने लगाए ही नहीं न्यूमेरिकल? सबने लगाया न्यूमेरिकल? सो थोड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं, थोड़े बहुत काम नहीं चलता है। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल के लिए आपको बहुत समय दिया था। हमने कहा था चैप्टर हम कंप्लीट करने के बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे, और ये पिछले क्लास में हमने बात भी की थी कि वी कम इन द चैप्टर, और हम आगे चलते हैं। सभी के पास एनसीईआरटी बुक खुली रखी है? यस सर। सभी के पास? मेहर साहब, आपके पास बुक खुली रखी है? मेहर नाम तो आ रहा है इसमें। प्रज्ञा, बुक है? Yes, sir. चलिए, वन, पहले तो एक दो क्वेश्चन हम खुद बता दें, वन से लेकर के पहले वन क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टार्ट हम कर दें, श्री गणेश हम कर दें, विजय हनुमान आप करिए। देखिए पहला क्वेश्चन, फार्मूले देखो सब आने चाहिए, ये नहीं कि किताब उठाएंगे और जब क्वेश्चन आएगा तो फिर हम वहां पर बुक को पीछे पलट लेंगे, फॉर्मूला नोट कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन अपने आप बोलता है, फुल स्टॉप तक मत पढ़िए, बस पढ़िए जो गिवन है नोट करिए। उन्होंने कहा है कि स्टोरेज बैटरी 12 वोल्ट की है। क्या गिवन है? तो पहले न्यूमेरिकल में लिखा जाता है गिवन। अच्छा, ये सेमेस्टर एग्जाम का वो आ गया है ना सिलेबस? नो सर, है स्कूल ने तो नहीं आया सर। नहीं, वो कुछ सिस्टम चेंज हो रहा ना कि सेमेस्टर, इसमें जो सर न्यू एजुकेशन, दो कोड होंगे, मतलब पहला कोड एमसीक्यूज तो नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें उन्होंने कहा है कि 11th और 12th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम 6 महीने में होंगे, ठीक है, और उसमें आपका एग्जाम भी होगा और आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछा भी जाएगा कि अर्णव का नेचर कैसा है। वो कहेंगे बहुत बेकार आदमी है, तो नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। तो अर्णव को बेकार कहेंगे तो अर्णव किसके लिए बेकार कहेगा? दोस्तों से पूछा जाएगा, उनकी भी और ऑडिट ली जाएगी सबकी, और 6 महीने सेमेस्टर एग्जाम होंगे। ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो सीबीएसई शायद इसी साल उसको कर रही है 6 महीने में एग्जाम कराने के लिए। तो क्या 6 महीने का सिलेबस आ गया है? नो सर, वो इस मंथ के एंड नहीं तक सर। आएगा। अभी नहीं आया ना। तो आप ये मान के चलिए कि आधा कोर्स तो आएगा ही आएगा, है ना। और ये मान चलिए कि नवंबर तक होने की संभावना है, ये मान लीजिए, ठीक है, अक्टूबर तक मान लीजिए। तो इसीलिए हम चैप्टर को छलांग नहीं लगा रहे, हम एक सिस्टमेटिक चल रहे हैं। तो जैसे आता है फिर देखा जाता है ना। तो अपनी तैयारी करते रहिए, समझ लीजिएगा। तो ईएमएफ कितना दिया है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। बैटरी का ईएमएफ दिया है 12 वोल्ट, और कह रहे हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल आर से। वो कितना दिया है? 0.4 ओम। तो कहते हैं व्हाट मैक्सिमम करंट दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस बैटरी। तो आप जानते हैं ई अपॉन आर होता है, आर चाहे बाहर लो चाहे अंदर लो। तो आई मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई अपॉन आर, क्योंकि और कुछ दिया नहीं ना बाहर। अगर बाहर का रेजिस्टेंस होता तो उसके बारे में बात करते। तो ई बोले तो 12, आर बोले तो 0.4, 4 × 12 30 एम्पियर करंट वी गेट फ्रॉम दैट बैटरी। नोट करिए। नोटेड। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इज दैट द बैटरी ऑफ ईएमएफ। देखिए जैसे बैटरी आया, हमने फर्स्ट से एक सर्किट मेरे दिमाग में आना चाहिए कि बैटरी क्या होती है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कैसे करंट हम भेजते थे बोल रहा हूं।
ये बैटरी होती थी, रेजिस्टेंस इंटरनल होता था, यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता था, यहाँ एक सेल होती की होती थी, एमीटर होती थी, होता था, एमीटर होती थी, वोल्टमीटर होता था। डायग्राम याद है? यस सर। बोले नहीं याद होता था, याद नहीं है, याद होता था। चलिए होता था हो गया, ये डायग्राम हो गया। तो कह रहे हैं सेल का जो ईएमएफ है वो 10 वोल्ट है। बोले तो E इज इक्वल टू कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। हम जरा स्टार्टिंग करते हैं। कुछ लोग लगता है कि आप एक क्वेश्चन नहीं बताते, हम तो पूछो। और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका है 3 ओम, स्मॉल आर। अच्छा, इंटरनल में ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया था, कभी कभी क्या करते हैं, ये आर बनाते हैं और इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं, ये सेल बनाते हैं और यहाँ पर आर लिख देते हैं इसके नीचे। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। ये डायग्राम ये दिख रहा है ना, ज्यादा ऊपर बन गया क्या? ये ऐसे सेल बनाते हैं ऐसे, और उसके नीचे आर लिख देते हैं। इसका मतलब दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या कह रहे हैं कि इफ द करंट ऑफ द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, करंट ऑफ द सर्किट, ये करंट ऑफ द सर्किट का मतलब यही करंट आपके एक्सटर्नल सर्किट में भी है और यही करंट सेल के अंदर भी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इफ द करंट इज 0. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, जो रजिस्टर बाहर लगा है उसका रेजिस्टेंस निकालिए। एंड व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड? सर्किट इज क्लोज्ड एंड सर्किट इज ओपन, ये दो वर्ड आते हैं। क्लोज और ओपन का मतलब क्या होता है? क्लोज और ओपन का मतलब क्या ओपन का मतलब है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं जा रहा है करंट, क्लोज का मतलब कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट जा रहा है। ओपन का मतलब होता है कि ये स्विच ऑफ है, यहाँ से स्विच ऑफ हो गया है, सर्किट ब्रेक हो गया है, करंट नहीं फ्लो हो रही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने की पोजीशन में है बिल्कुल, लेकिन हमने सड़क तोड़ दी है तो दौड़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो कह ये रहे हैं कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, वो तो बात की बात है। पहले आप देखिए इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस R। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। निकालो करंट, सॉरी कैपिटल R निकालो, यहां से कैपिटल R निकालिए। तो सब लोग सोच रहे हैं पूरा लगा दे तो हम नोट करें, नहीं लगाएंगे। आप निकालिए। So 14 ohm. पता नहीं, ये इन्होंने 14 ओम निकाला भाई, और देखें लोग, अब दो दो आंसर मिल जाए, टैली कर लें। आंसर तो मेरे सामने है, हमने लगाया था, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे। आशुतोष साहब हैं, आशुतोष हैं, मीर हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। यार नहीं बोलूंगा है, अगर हम एक बार पहचान गए ना मेरी आवाज, तो ये खोपड़ी खा लेते हैं। जैसे, खैर जरा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 R इज प्लस 1.5 इज इक्वल टू 10। तो 0.5 R इज इक्वल टू 8.5, R इज इक्वल टू 8.5 अपॉन 0.5, 85/5 कितना आएगा? 14 आएगा। नहीं, हमें कैलकुलेशन नहीं आता है मैंने मेंटली किया। भाई साहब। 17/85 होता है, 17 के टेबल में। Sir, 17. कहाँ हो अर्णव साहब? सर में किया था मैंने।
क्या मतलब? मेंटली किया था। हम कहें सर ने किया था, मतलब कौन से सर ने पूछा? मेंटली किया था तो मेंटली ही आंसर ही आएगा। ये तो फिजिकली करोगे तो 14 आएगा। तो फिजिकली क्या होता है? कैन 14 हो, लिखो। कैन 14 नहीं है, 15 होगा। नहीं 13, अच्छा होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा सा दिमाग है, जल्दबाजी ना करिए। अच्छा, आप कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज निकालिए, टर्मिनल पोटेंशियल निकालो जरा। देखो दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज बोले तो V। अच्छा, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ? ईएमएफ में दोनों में डेफिनेशन बताओ जरा। व्हाट इज द ईएमएफ एंड व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? दोनों में अंतर क्या है और दोनों में क्या होता है? EMF is when there is no current flowing through the circuit. नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली ईएमएफ क्या होता है ना, ईएमएफ किस बला का नाम है? ईएमएफ किस बला का नाम है? अर्णव साहब मेहनत करिए। देखो देखो 11th क्लास में चल गया। 11th क्लास में क्या था? ग्रेविटेशन अलग है, इलास्टिसिटी अलग है, वेव अलग है, हीट अलग है, सब अलग अलग है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो अभी चल रहा है, अभी बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुआ, वो हर जगह आ जाता है। चाचा आ गए, हर जगह उसको देखना पड़ता है। केवल लाइट के चैप्टर में दो। हाँ सर ईएमएफ किसी भी सेल का वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब सेल किसी ओपन सर्किट में हो। नहीं, वो तो आपने डेफिनेशन बताई लॉजिकल। अब मैं, आप इसको डेफिनेशन कैसे लिखोगे एग्जाम में? हमने कहा था सेल पूरे सर्किट में इंक्लूडिंग सेल, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क करना पड़ता है, वर्क पर यूनिट चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल, दैट वाज ईएमएफ। और वर्क डन इन अ पार्ट ऑफ द सर्किट, किसी एक छोटे से टुकड़े में जो वर्क डन होता है उसको हम कहते हैं उस दो पॉइंट के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई? वो आपकी डेफिनेशन सही है, लेकिन मैथमेटिकल चाहिए ना। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, जरा समझिएगा। अगर मैं इस रेजिस्टेंस के बीच में एक वोल्ट मीटर छोटा सा लगा देता तो जो ये पोटेंशियल देगा वो टर्मिनल वोल्टेज देगा। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए हम फॉर्मूला चाहे V बराबर IR लिख सकते हैं। सही मैं कह रहा हूं? I बोले तो 0.5, R बोले तो 17, कितना है? 8.5। एक तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। दूसरा तरीका ये है, तो एक्चुअली में बैटरी कितना वोल्टेज सप्लाई कर रही है? बैटरी जो हमारी सेल लगी है वो कितना वोल्टेज सप्लाई कर रही है? 10 वोल्ट। तो नियमतः सर्किट में हमको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए हर जगह? 10 वोल्ट। बाहर हर जगह तो एक ही जगह है 10 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन 10 वोल्ट नहीं मिलता है। क्यों भैया? बैटरी ने 10 वोल्ट दिया है। बैटरी के अंदर जो ऑफिस में बाबू बैठे वो खा गए, और बैटरी के अंदर जो खाने वाले बाबू वो कौन है? इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप। तो आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये भी आप कह सकते हैं। E बोले तो 10, माइनस I बोले तो 0.5, R बोले तो 3, तो 10 माइनस 1.5, तो इससे भी 8.5 निकाल सकते हैं। मतलब इसमें वोल्ट मीटर लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और चाहे तो ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल और EMF के बीच में रिलेशन होता है, इससे भी निकाला जा सकता है। बात समझ में आई? नोट करें। जरा 3.3, 1 मिनट का समय देते हैं, आप इसको पढ़ के थोड़ा सा रफली लगाने की कोशिश करिए, फिर हम आते हैं। 3.3 विकेट कितने लगाए नो? सर मैंने रैंडमली लगाए थे। देखो एनसीईआरटी को रैंडम में मत ले जाओ, आप पढ़ लीजिए। अगर आपको लगे वो आ जाएगा डायरेक्ट फार्मूला बेस तो आप लिख सकते हैं, तब भी लगाना पड़ेगा। ठीक है? नहीं एक्चुअली जब मैंने चैप्टर एक किया था तो मैंने जो स्कूल ने स्लाइड्स दी थी उससे किया था। स्लाइड्स में क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही थे, बट ये नहीं पता था कि कौन से क्वेश्चंस हैं, नंबर कौन सा उनका। मैंने जब पढ़ाया था तो स्लाइड से थोड़ी पढ़ाया था, हमने अपनी बात में कर रहा हूँ ना। यस हमने तो आपको समय दिया, तो हम स्कूल में क्या हो रहा हमसे मतलब नहीं है। ठीक है?
ये सब जो गलतियां कर रहे हो सब हम लिखे हैं, और किसी दिन अगर गुड़गांव आए तो फिर कान सबके खींचेंगे आकर के। एक लिखे हैं, इनके 10 बार कान खींचने हैं, इसके 5 बार कान खींचने हैं। अभी तो कोरोना था, वरना पिछली बार सर से बात हुई थी कि महीने में एक बार आ जाइएगा, तो हम तैयार भी थे कि सैटरडे यहाँ से निकलेंगे, सैटरडे पहुंच जाएंगे, संडे पूरे दिन आप लोगों के साथ रहेंगे, इसके बाद फिर लौट आएंगे। लेकिन अब कोविड शुरू हो गया। जरा थर्ड क्वेश्चन लगाइए 3.3। चैप्टर में हर एक क्वेश्चन होना है, समझ लीजिएगा, नहीं समझे? एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं आप। एक इसकी फोटो लग गई, बड़ी खतरनाक टाइप की है, मुंह बंद है, कटोरा भगोना बंद है क्या मुंह के ऊपर? नहीं, वो तो कोई फोटो दिख रही है हमको सामने। लग गया थर्ड क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो जरा। 3 resistors of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. What is the total resistance of the combination? पहले तो रेजिस्टेंस निकालिए टोटल। सीरीज में आप जानते हैं क्या होता है, R1 ऐड प्लस कर R2 देंगे प्लस तो R3। 6 ohm. हाँ, तो पहले तो आप लिखेंगे भी गिवन क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त आपको थोड़ा सा R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है, कितना दिया है 1 2 3 1 ओम 2 ओम 3 ohm, because they are in series, so equivalent resistance will be R1 plus R2 plus R3, it will be 6 ohm। तो ये equivalent resistance हो गया। चलिए यहाँ हो गया। फिर के कह रहे हैं कि they are, if they are connected in the by the battery of 12 volt of negligible resistance, obtain the potential drop। देखिए पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर, वो तो बात की बात है, पहले तो सर्किट में करंट चाहिए हमको, Yes sir. तो करंट निकालिए। तो टोटल आप जानते हैं, टोटल V इज इक्वल टू होता है IR, आप बैटरी ई भी लिख सकते हैं। तो टोटल जो बैटरी आप जोड़ रहे हो 12 वोल्ट की है, तो ऐसा करो बैटरी जोड़ रहे हो, बैटरी गुस्सा जाएगी तो ई लिख दो। तो बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की। तो 12 इज इक्वल टू आई हम जानते नहीं, 6 हम जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होगा 2 एम्पियर, यानी 2 Yes, एम्पियर की sir. करंट हो रही है। जरा रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2, ये रजिस्टर है R3, ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2, ये रजिस्टर, ये जो है ये रजिस्टर हैं, इनकी जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस होती है। लोग सोचते हैं रेजिस्टेंस नहीं है, रजिस्टर का है बोल रहे, रजिस्टर तो स्कूल में होता अटेंडेंस वाला, ऐसा नहीं है। ये आपका दिया हुआ है। देखो जब यहां से बैटरी ने एनर्जी दी, तो क्या हर एक पार्ट में एनर्जी सेम खर्च होगी? No भाई sir. अगर एनर्जी देके भेजेगी और अलग अलग रेजिस्टेंस है, No तो क्या sir. हर एक पार्ट में एनर्जी सेम खर्च होगी? और एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही तो आपका पोटेंशियल होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग पोटेंशियल होगा। यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, यहाँ पर पोटेंशियल V3 है। क्या चीज सर्किट में सेम है? Correct. देखो ध्यान से सुनिए, ये एनसीईआरटी है, ठीक है। जैसे गीता होती है, गीता किसी का नाम हो तो मत बुरा मानिएगा। गीता होती है, उसमें एक श्लोक होता है, उस श्लोक तो छोटा सा होता है, उसको आप मतलब पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, अर्थात मनुष्य ऐसा होना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं होता है, ये समझिएगा। तो जब न्यूमेरिकल लगाना, अपने आप से क्वेश्चन जरूर कर लेना, व्हाई वी आर फाइंडिंग दिस वैल्यू। तो देखिए जब V1 निकालेंगे तो वी गेट IR1, निकाल लो। V2 निकालेंगे तो I सेम IR2, V3 निकालेंगे तो IR3, you get the potential difference between the each registers। इसमें 23 क्वेश्चंस है ना? कितने हमको नहीं याद है, कितने हैं क्वेश्चंस, कितने हैं इसमें? 22 है 23 है? सर 23। 22 है। हम आपको 15 क्वेश्चंस दे रहे हैं, 15 प्लस, यानी 15 से 20 के बीच में 15 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। मतलब आज नहीं, समय तो आपके पास है भाई, सैटरडे है, आज सैटरडे हो गया, संडे है, मंडे, 2 दिन का समय। मैं 15 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और भी वर्क आपके पास है। 15 क्वेश्चन मैं मंडे ट्यूसडे को डिस्कस करूंगा, सभी क्वेश्चन लग जाने चाहिए, समझे रणो साहब? Yes sir. पूरे 22 कर लो तो सो फार तो गुड, लेकिन हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं 16 पूछोगे तो मना कर देंगे। अब जरा क्वेश्चन नंबर हम 3.5 पर बात में 5वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पढ़े ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेजिस्टेंस शायद कुछ टेम्परेचर का लफड़ा कुछ बता रहा है। ये कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं उसको लिख देता हूँ T1।
27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाएगा। इसको डिग्री सेंटीग्रेड कहें। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, और इस पर जो रेजिस्टेंस है हीटिंग एलिमेंट का R1 वो है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, यानी बाद का टेम्परेचर आपको निकालना है T2 व्हेन द रेजिस्टेंस इज फाउंड 117। जो R2 फाइंड किया गया है 117 ओम है। एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा दिया है 1.70 इंटू 10 पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये 1.70 क्यों लिखा? 1.7 लिख दे, कोई दिक्कत है क्या? ये जो लिखा है इन्होंने 1.70, तो 1.7 लिख देना। 1.70 का है लिखा क्यों? वो केवल एरर के लिए लिखा है, या जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं वो डेसिमल के 2 डिजिट मेजर कर रहा है। अभी हम टेम्परेचर रेजिस्टेंस से एक रिलेशन लिख चुके थे। R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। फॉर्मूला ये वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन एनसीईआरटी इसको प्रिस्क्राइब किए हुए हमने नोट कर दिया डायरेक्ट। जरा इसमें वैल्यू रख करके T2 निकालो फटाफट। R2 रखो, R1 रखो, ये 1 है। 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 रखो, फटाफट इसकी वैल्यू निकालिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट 2 मिनट टाइम। जो बहुत जल्दी कैलकुलेशन करते हैं या हर क्वेश्चन को लगाते हैं उनका जल्दी हो जाएगा। ये अल्फा फॉर्मूला ना निकालिएगा, आप डायरेक्ट R1 को अपान में लेना R2 के नीचे, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसने ब्रैकेट खोला उसके लिए गई भैंस पानी में। ये 117 है, R1 आपका 100 है, ये 1 प्लस अल्फा बाद में रखेंगे, और T2 माइनस T1 27 है। जरा देखो ध्यान से, हम ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, खोल भी सकते हैं, हाँ खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 100 को इधर ले आओ, 117 अपान 100 ले आओ, और इस 1 को इधर ले आओ, अल्फा रख दो 1.7 इंटू -4। T2 मुझे मालूम नहीं, T1 है 27। ये आ रहा है ना, यहाँ पर ज्यादा आगे चला गया, इधर निकल गया। इसको एलसीएम लोगे 17/100 आएगा, और अल्फा अपान में आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू T2 माइनस 27। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, पॉइंट हटाया, यहाँ 0 1 आ जाएगा, और ये 10⁻⁴ कट करके ऊपर जाएगा 10⁻+4। 17 हो गया, 1 जा 10 हो गया, तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻2 यहाँ पर आ जाएगा। 4 ये 2 है ना, 2 को काट देगा, इज इक्वल टू T2 माइनस 27। तो ये 1000 हो गया, T2 आपका हो जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड, हमारा चीटिंग करके लिखा, अपने आप निकाला। सर हो गया था। अरे वाह, तो बताया नहीं, बताएं, यहाँ दिक्कत है, हम क्यों बताएं? देखो ऐसा आप आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए हमने आपको 15 to 20 क्वेश्चन दिए, हमने 15 क्वेश्चन दिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन दिए, अगर आप 17 लगा देते और अच्छी बात है, मतलब ये 3rd क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, और सब्जेक्ट करते रहिए, लेकिन 10 क्वेश्चन लगा के नेक्स्ट क्लास में मिलकर डिस्कस करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, तुम मेहनत कम कर रहे हो, हैं मेंटल लगाते हो, कभी फिजिकल लगाते हो, ठीक। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके।